ये मेरी जर्नी है। मैं 2003 में एमबीबीएस किया था भोपाल से, सर का जूनियर हूँ काफ़ी। फिर उसके बाद 2010 में मैं केजीएमसी आया, यहाँ से एमडी किया, फिर मेदांता गुड़गांव गया, वहाँ से मैंने फर्दर क्रिटिकल केयर में, तो आई एम एन इंटेंसिविस्ट, मेरा आईसीयू में मैंने फर्दर पढ़ाई की है। उसके बाद फिर वापस आया, विवेकानंद में आईसीयू में था, फिर कुछ टाइम के लिए मैं बाहर यूके गया, फिर आई केम बैक इन 2019। तो ये बेसिकली ये टॉक किसके लिए है, इमरजेंसी किसकी लाइफ में आ सकती है। सबको लगता है मेरी लाइफ में नहीं आ सकती, जब आती है तभी सब लोग पैनिक करते हैं। तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है, जैसे एज, जिसकी एज ज़्यादा है, मोर देन 55, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सबको रिस्क फैक्टर पता है। ओबेसिटी रिस्क फैक्टर सबको पता है ना, कि ओबीज है तो उसमें बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एज। फिर फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री जिसके घर में पॉजिटिव है, जिसके घर में हार्ट अटैक या मेलिग्नेंसी रन करती है, तो इज अ पॉसिबिलिटी डायबिटीज़ फैमिली में, तो वो रन कर सकती है। फिर उसके बाद आता है आपका डेफिनेटली एडिक्शन, चाहे वो अल्कोहल का है, चाहे स्मोकिंग का और इलिसिट ड्रग्स का। लेकिन अब जो हमारी लाइफ में दो नए जो रिस्क फैक्टर्स जुड़ गए हैं, जो जिसकी वजह से मेजर इमरजेंसीज हो रही हैं आज के लास्ट 10-15 साल में, एक है पहला स्ट्रेस। जो हमारी लाइफ है ना, लाइफ, तो आप मानिए आप सिगरेट स्मोक नहीं करते हैं, उसके बाद भी आप उतना कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, पीपीएम है, उसके अलावा जितने भी आपके हार्मफुल गैसेज हैं उतना आप इनहेल कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए, इवन इफ यू आर अ वेजिटेरियन, इवन इफ यू आर अ टीटोटलर, इवन इफ यू आर डूइंग ऑल दी हेल्दी एक्टिविटीज लाइक योगा, बट स्ट्रेस, चलिए ठीक है, स्ट्रेस को भी आपने कंट्रोल कर लिया, पॉल्यूशन, सांस तो लेनी ही पड़ेगी ना। That is why you have to be well prepared for any medical or surgical emergency. ये बार चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी मेजर इमरजेंसी के बाद 0 to 1 आवर में अगर आप टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं तो 92% चांसेस सर्वाइवल के होते हैं। आफ्टर 1 to 3 आवर्स में 47% होता है, एंड देन आफ्टर 3 to 6 आवर्स ओनली 25%। मेजर मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी। तो मेजर क्या क्या होता है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। वैसे तो हार्ट अटैक के बारे में सब सर ने बताया ही था, आदित्य सर ने। उसमें बेसिकली आपको पहचानना आना चाहिए, किसी भी इमरजेंसी के रेड फ्लैग साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कल सर ने बताया होगा हार्ट अटैक के बारे में, तो कैसे चेस्ट पेन, कौन सा चेस्ट पेन हार्ट अटैक का होता है, कैसे आप डायग्नोज करते हैं, कॉमन है ये। तो कैसे आप बताएंगे कि जो चेस्ट पेन हो रहा है या चेस्ट हैवीनेस हो रही है वो हार्ट अटैक की वजह से है, ना कि एसिडिटी की वजह से या और कोई रीजन। कैसा होता है हार्ट अटैक का पेन? चेस्ट पेन हो, स्वेटिंग हो रही हो, पसीना आ रहा हो, ठीक है, और कुछ हाँ, शोल्डर में भी चेस्ट पेन हाँ शायद नहीं होता है। हाँ देखिए बॉस, इसमें तो श्योर होना है आपको, क्योंकि आप है ना, प्रॉब्लम क्या रहता है कि जब आपको श्योरिटी नहीं होती है ना, तो फिर आप है ना पेन किलर लेते हो, पेंटॉप लेते हो, और देन आप टाइम को है ना वेस्ट करते हो। तो क्या क्या होता है, एक तो चेस्ट पेन में स्वेटिंग हो रही है आपको, दूसरा आपको लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, रेडिएट कर रहा है आर्म में, तीसरा पसीना, हाँ ठीक है, और सर जी मिचलाना, घबराना हो सकता है, बिल्कुल घबराहट हो सकती है। एक हमारे पड़ोस में थे तो उनका वो पीठ से उन्होंने काफी हाँ, दर्द हाँ। हुआ था एकदम से। तो चेस्ट पेन मतलब आपका सेंटर ऑफ चेस्ट में भी हो सकता है, आपके बैक में भी हो सकता है, आर्म में भी हो सकता है, नेक में भी हो सकता है, रेडियो जॉ में भी जा सकता है। और ये पेन वो होता है जो स्टे करता है, वो सांस के साथ कम ज्यादा नहीं होता है। जब आप डीप ब्रेथ लेते हैं ना, तो इट वोंट चेंज विथ योर रेस्पिरेशन, क्योंकि अगर वो सांस के साथ कम ज्यादा हो रहा है तो वो लंग से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन अगर आपके वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मैंने बताए, और अगर आपको ये चेस्ट पेन हो रहा है, आप डायबिटिक हैं, आप ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, और आपको सीने में भारीपन फील हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है, आपको अनइजी फील हो रहा है, और रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपको उसको लाइटली नहीं लेना है। क्योंकि जो गोल्डन टाइम होता है वो कितना होता है हार्ट अटैक में, डोर टू बैलून टाइम जो हम बोलते हैं मेडिकल टाइम, दैट इज 90 मिनट। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास जब केस आता है, बोलता है डॉक्टर साहब वो उसको पेन हुआ गोरखपुर में, बोला हम तो मेदांता में ही इलाज कराएंगे। अरे भैया, आप गोरखपुर में एटलीस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के अगर वहाँ कैथ लैब है, क्योंकि आप जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, अगर वो मेजर हार्ट अटैक है तो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर वो माइनर है, मीन सिंगल वेसल ब्लॉक है, तो वो वाला हिस्सा डेड हो जाएगा। हमारे पास 2 दिन बाद पेशेंट आता है, सर 2 दिन पहले अटैक का था, तब तक हार्ट का मसल जो होता है ना वो वीक हो जाता है। 3 मेजर आर्टरीज हैं, अगर एक ब्लॉक है तो वो वाला हिस्सा जहाँ पे सप्लाई हो रहा है वो वीक हो जाता है। अगर तीनों ब्लॉक है तो फिर मेजर हार्ट अटैक है, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आपको वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही चेस्ट पेन हो विथ ऑल दी रिस्क फैक्टर्स,
और रिस्क फैक्टर देखिए, स्ट्रेस एंड पॉल्यूशन को काउंट करिए, कोई काउंट नहीं करता है, सब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को काउंट करते हैं, बट लेकिन उससे बड़ा तो अब ये हो चुका है हमारे सामने। तो स्ट्रेस हो गया, पॉल्यूशन, जो भी रिस्क फैक्टर, उसके साथ अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन नहीं, चेस्ट हैवीनेस भी, क्योंकि डायबिटीज में पेन नहीं होता है, डायबिटिक्स को पेन नहीं होता, उनको केवल चेस्ट हैवीनेस होती है, सडन ऑनसेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया, पसीना आने लगा, घबराहट फील हो रही है, हार्ट रेट बढ़ गया, उतना काफी है। आपको एक ईसीजी कराना है और ऐसे सेंटर, हाँ प्लीज, एटलीस्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट्स तक परसिस्टेंटली अगर पेन चल रहा है तो फिर आप मान के चलिए कि इट कुड बी समथिंग, है ना, सिनिस्टर। तो अगर आपको पेन होता है, घबराहट होती है, ये सारी चीजें रिस्क के साथ, इट वोंट चेंज विद पोजीशन, मैंने बताया। मस्कुलोस्केलेटल पेन हो गया, जैसे यहाँ पेन हो रहा है, आपने ऐसे ऐसे किया तो हाँ थोड़ा सा रिलीव मिल गया, बट लेकिन ये वाला पेन है ना, परसिस्टेंट होगा, पोजीशन के साथ चेंज नहीं होगा। तो ये जो मतलब एक बड़ा मिथ है कि हम पेंटॉक खा लेते हैं, एसिडिटी की वजह से गैस फंस गई है, गैस नहीं फंसती है ना। तो ये एसिडिटी वाली चीज को आप, है ना, अगर आपको लगता है तो लारीज, तो आपको वो नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे राउंड द क्लॉक काम हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद करना क्या है, अगर किसी को चेस्ट पेन होता है सपोजिटली, बट लेकिन एस्पिरिन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, आपको डाउट है, आप एस्पिरिन दे दें, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है सिस्टम में, एंड फिर आपको विद इन 90 मिनट ऐसे सेंटर में जाना है जहाँ पे थ्रोम्बोलिसिस मींस खून पतला करने, क्लॉट बस्टर्स जो होते हैं, वो आप दवाई दे सकते हैं, इंजेक्शन होते हैं, या सबसे बेस्ट होती है एंजियोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल हो। ईसीजी से उन्होंने देख लिया, एक एचएस टॉपाई की जांच होती है, इन दोनों से कंफर्म हो जाता है कि हार्ट अटैक है, ईसीजी में क्लियर कट नहीं है तो एचएस टॉपाई का वेट करते हैं, ईसीजी में क्लियर है तो तुरंत उसको कैथ लैब शिफ्ट करा के उसकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है। एंजियोग्राफी होती है, एंजियोग्राफी में अगर ब्लॉकेज निकलता है तो एंजियोप्लास्टी हो जाती है। तो ये गोल्डन आवर होता है इसमें हार्ट अटैक के केस। जैसे आपने बताया कि ये तो आपको चेन ऑफ सर्वाइवल तो कल बता ही दिया था सीपीआर के बारे में, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे। कमिंग टू क्या मैम, नहीं, ये तो है ना, चेन ऑफ सर्वाइवल एक स्टैंडर्ड है एएचए का, हमारे इधर 108 एंड 102, तो हमारी गवर्नमेंट एम्बुलेंस का नंबर है दैट इज 108 एंड 102। अब प्रॉब्लम क्या है 108 102 में, ऑल्दो इट्स अ गवर्नमेंट एम्बुलेंस, क्या है 911 फोन पुट डाउन नहीं करता है ना, फोन कट नहीं करता है, टिल द टाइम हेल्प अराइज तब तक वो फोन पे सारी चीजें डायरेक्शन देता रहता है कि अब ये करिए, अब ये करिए, जस्ट टू मेक श्योर कि वो, है ना, ठीक है कि नहीं। तो अब वो हमारे इधर क्या है कि एम्बुलेंस आ जाती है और हमारे इधर का रिस्पॉन्स टाइम है 7 मिनट्स। जो गवर्नमेंट एम्बुलेंस है पहले रिस्पॉन्स टाइम था 15 से 16 मिनट या 20 मिनट। अब उन्होंने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वहाँ प्लेस किया है, तो मैंने देखा था जो हमारी गवर्नमेंट ईएमआरआई रन करती है, जीवीके एमआरआई, तो विद इन 7 मिनट्स में आपके पास एम्बुलेंस आ जाती है। वो बात अलग है उसमें टेक्नीशियन है या दवाइयाँ क्या, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट लेकिन आपके पास एक हेल्प आ जाती है। कमिंग टू रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज, कार्डियक में तो मोस्ट कॉमनली अभी हार्ट अटैक के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज में आपको इमरजेंसी में कब आना है, आजकल बहुत कॉमन हो गया, कफ कोल्ड है ना, लोगों को परेशानी बहुत होती है, लेकिन कफ के साथ अगर आपको सडन ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस हो रही है, खांसी के साथ साथ आपकी सांस फूलती है ना, दैट मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं अंडरलाइन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, या आपको बैठे बैठे अचानक सांस फूलने लग जाए तो भी एक ये इमरजेंसी होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म स्मोकर हैं और साथ साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो दिस इज वन कंडीशन जब आपको रेस्पिरेटरी फिजिशियन को दिखाना अर्जेंट है। अदरवाइज तो आप ओपीडी में कभी भी दिखा सकते हैं, कफ इज क्वाइट कॉमन, बट लेकिन इमरजेंसी में कब दिखाना है, ये दीज आर द कंडीशन। आपको एस्थमा सीओपीडी है और आपकी सांस फूल रही है, नॉर्मल इनहेलर से आपका सांस नॉर्मल नहीं हो रहा है, या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, साथ साथ में आपके पैरों में स्वेलिंग है, पैरों में स्वेलिंग को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको कोई सिम्टम हो या नहीं है, आपको अगर आपके पैरों में स्वेलिंग है, बायलेटरल है ना, यूनिलेटरल स्वेलिंग है उसको भी इन्वेस्टिगेट कराना है, लेकिन दोनों पैरों में स्वेलिंग है तो किस वजह से हो सकती है, हार्ट की वजह से भी हो सकती है, लिवर की वजह से भी हो सकती है, किडनी की वजह से भी हो सकती है, और अगर पैरों में स्वेलिंग है और सांस फूल रही है तो ये इमरजेंसी है, मतलब चीजें बहुत बढ़ गई कि आपके लंग्स में भी पानी इकट्ठा हो गया। तो पैरों की स्वेलिंग को इग्नोर नहीं करना है। कफ है 7 दिन से ज्यादा हो चुका है, दैट इजंट गेटिंग बेटर। 7 डेज से ज्यादा अगर कफ हो चुका है, 7 दिन 5 से 7 दिन के कफ को तो ट्रीट भी नहीं करना चाहिए अनटिल सांस फूल रही हो या हाई ग्रेड फीवर हो, परसिस्टेंटली हाई ग्रेड फीवर आ रहा हो। अगर 7 दिन से ज्यादा है, परसिस्टेंट कफ है 7 दिन से ज्यादा,
तब आपको उसमें एक्सरे कराना और रेस्पिरेटरी फिजिशियन को दिखाना इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली चोकिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा ये बताइए, चोकिंग मीन्स आपने सुना होगा ये टर्म चोकिंग, क्या होता है चोकिंग? सांस, एयरवे ब्लॉक हो जाना। तो एयरवे ब्लॉक हो जाता है तो फिर क्या करते हैं? क्योंकि कभी भी हो सकता है। किसके घर में छोटे बच्चे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल के कोई छोटे बच्चे हैं, तो अगर वो नोइंगली अनोइंगली कुछ मुंह में डाल दिया है ना, वो आजकल बड़े मतलब कोई है ना पेबल्स आते हैं, पेबल्स बड़ा कॉमन होता है, डाला ये कॉइन डाल दिया, डाला स्लिप होके अंदर चला गया, जो आपका ये जो ट्रैकिया होता है उसमें फंस गया, ऊपर जाके बैठ गया, तब आप क्या करेंगे? हाँ, तो दिस चोकिंग इज मतलब इज लाइफ थ्रेटनिंग, नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। अगर आप 5 से 6 मिनट में अगर आपने तुरंत एक हेमलिक्स मैन्यूवर होता है, मैं अभी बताऊंगा, इसमें फोटोज बनी हुई है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि आपकी बॉडी का ऑक्सीजन रिजर्व होता है 5 से 6 मिनट। अगर वो रास्ता बंद है तो 5 से 6 मिनट में तो कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगी, तो जो करना है वो आप ही को करना है। तो अगर किसी अडल्ट को कोई भी चोकिंग होती है, जैसे फूड कई बार है ना फिश बोन फंस जाता है या कुछ भी गले में फंस गया, तो अडल्ट के केस में ये डायग्राम बना हुआ है। तो ये डायग्राम में आपने देखा हेमलिक्स मैन्यूवर है, आप है ना पेशेंट के पीछे खड़े होके ऊपर के साइड पुश करें, बेसिकली आप स्टमक को पुश कर रहे हैं ऊपर के साइड में, और अच्छे से फोर्स से करना है ताकि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा एंड देन बॉडी बाहर निकल आएगी। हेमलिक्स मैन्यूवर कहते हैं। बच्चों के केस में जो 8-10 साल का बच्चा होगा उसके लेवल पे जाके आपको एब्डोमेन पुश करना है, जैसे बीच वाली फोटो में देख रहा है। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लेस देन 2 ईयर का कुछ जो बच्चा होता है उसमें बैक ब्लोज एंड एब्डोमिनल थ्रस्ट बोलते हैं। आपने बच्चे को उल्टा किया एंड देन उस पर 5 बैक ब्लोज किए, और डायरेक्शन आपका ऊपर की साइड होना चाहिए, है ना, ताकि वो मुंह से निकल जाए। 5 बार आपने पीठ पे मारा एंड देन फिर उसको सीधे किया एंड देन एब्डोमिनल थ्रस्ट मीन्स आपने एब्डोमिन को दबाया 5 बार। तो ये साइकिल रिपीट करते रहना है तब तक फॉरेन बॉडी बाहर ना निकल जाए। अगर बच्चा अनकॉन्शियस बेहोश हो जाए और कार्डियक अरेस्ट में चले जाए तो आपको सीपीआर करना है। तो चोकिंग में आपके पास टाइम नहीं है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली किड्स के केस में। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, छोटे बच्चे हैं, कुछ भी गलती से उनके हाथ में आया, उन्होंने मुंह में डाल दिया, तो आपको एटलीस्ट ये पोजीशन है, आपने बच्चे को सिर्फ मुंह के नीचे की साइड होना चाहिए एंड बैक में आपने 5 बैक ब्लोज दिए एंड देन सीधे किया एंड देन एब्डोमिनल थ्रस्ट मतलब पेट दबाया 5 बार एंड देन मुंह से बाहर निकला। आप देखते रहेंगे कि कहीं मुंह से वापस तो नहीं, मतलब बॉडी फॉरेन बॉडी बाहर तो नहीं निकली। अगर बच्चा बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो फिर उसका सीपीआर स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास ब्रॉड डेड केसेस आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि करना क्या है। तो इसलिए चोकिंग जरूरत ना पड़े किसी को, बट लेकिन पता होना चाहिए कि करना क्या है। इसे हेमलिक्स मैन्यूवर कहते हैं, जो अडल्ट्स के केसेस में बोलते हैं उसे हेमलिक्स मैन्यूवर कहते हैं। न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज, स्ट्रोक के बारे में सब जानते हैं, क्या कहते हैं, फालिस, लकवा। तो स्ट्रोक में क्या होता है? वो बीपी बढ़ जाता है तो लंबे समय तो एकदम से आदमी गिर जाता है। हाँ, फिर मतलब एक पोर्शन जो है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, कैसे पहचानते हैं? एक तो एक साइड का पोर्शन काम करना आपका बंद कर दिया, और फिर वो चला नहीं पाते हैं, वो बताते हैं, फिर खड़े नहीं हो पाते हैं, जैसे खड़ा करना पड़ता है। और क्या साइंस होते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं? फेस में सिम्टम आता है पहले थोड़ा सा, आईज वगैरह, लिप्स वगैरह। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करना। स्ट्रोक के आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास 7 दिन बाद 10 दिन बाद हमारे पास लेके आते हैं, अक्सर वो बोल नहीं पा रहे अच्छे से, उनको लगा कमजोरी है, उनको और अच्छा खिलाना चालू कर दिया, और उनका फाइनली जब एमआरआई करते हैं तो उसमें स्ट्रोक मींस इन्फार्क्ट निकलता है। तो 2 टाइप के स्ट्रोक होते हैं, जिसमें एक में नस फट जाती है या एक ब्लॉकेज होता है, इस्केमिक इन्फार्क्ट होता है, मतलब क्लॉटिंग हो जाती है जो फट जाता है। हाँ, तो उसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। जब नस फट जाती है तो ब्लीड हो जाता है ब्रेन के अंदर। दूसरा होता है जब खून का थक्का जम गया, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कहते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, जब नस ब्लॉक हो जाए, जैसे हार्ट अटैक में नस ब्लॉक हो रही थी, वैसे ही ये ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं इसको। तो जैसे हार्ट अटैक में डोर टू बैलून टाइम 90 मिनट है, गोल्डन टाइम बोलते हैं, इसमें डोर टू निडल टाइम होता है 60 मिनट। विद इन 60 मिनट में आपको ऐसे हॉस्पिटल पहुंचना है जहां पे टाइमली वो थ्रोम्बोलिसिस किया जाए, है ना, जो खून का थक्का जमा उसको डिसॉल्व किया जाए,
विंडो पीरियड 4.5 आवर्स होती है, कुछ कुछ हॉस्पिटल में 6 घंटे तक उसका इलाज हो जाता है। तो एक सिंपल निमोनिक है, पहले तो पहचानना आना चाहिए। बी फास्ट, बी स्टैंड फॉर बैलेंस। आप चल रहे हैं, चलते चलते लड़खड़ाने लगे या आप चलना बंद करते हैं, एक साइड का हिस्सा काम नहीं करता जैसे आपने कहा। ई स्टैंड फॉर आई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया या सडन ऑनसेट ऑफ ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया, है ना, या तो दिखाई देना बंद हो जाए या ब्लरिंग धुंधला दिखाई देने लगे अचानक। एफ स्टैंड फॉर फेस, एक साइड का हिस्सा आपका झूल जाए, वीक हो जाए। ए स्टैंड फॉर आर्म, आप आर्म बोलते हैं ऐसे करते हैं तो एक साइड की आर्म वीक हो जाती है क्योंकि एक साइड का हिस्सा ही पूरा वीक हो जाता है। एस स्टैंड फॉर स्पीच, बोलते बोलते आप स्लर करने लगे, आप बोल नहीं पाए। स्लरिंग ऑफ स्पीच मीन्स वो बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, वो स्लरिंग होती है। या इनकी आवाज चेंज हो गई अचानक, अभी तक रात तक ठीक थी, सुबह उठे तो उनकी आवाज चेंज हो गई। टी स्टैंड फॉर टाइम, टाइम आपके पास नहीं है। डोर टू निडल टाइम है 60 मिनट्स, विंडो पीरियड मैक्सिमम होता है 4.5 आवर्स का। लोग पहचान ही नहीं पाते हैं, शुरू के 12 घंटे तक तो वो है ना छोटे सेंटर में गए, उसने ड्रिप स्टार्ट कर दी, कमजोर हो गए, और वो ड्रिप स्टार्ट करके है ना कमजोरी जब ठीक नहीं होती तो वो बोलते हैं कि अब आप बड़े वहां हो जाए। तो जो गैप है ना अवेयरनेस का, उसकी वजह से जो बीच में क्वैक्स होते हैं और छोटे मतलब है ना छोटे नर्सिंग होम भी नहीं बोलेंगे, वो उसका फायदा बहुत उठाते हैं क्योंकि पब्लिक को भी नहीं पता है, उसको भी नहीं पता है, उसने भी ड्रिप स्टार्ट कर दिया। ड्रिप स्टार्ट करना इज नॉट दी आंसर। कभी भी ड्रिप चढ़ाना कि सर डॉक्टर साहब ड्रिप तो चढ़ा दीजिए, ड्रिप चढ़ाने का इंडिकेशन होता है। आप उसको मतलब डॉक्टर्स को बहुत सारे पेशेंट अटेंडेंट फोर्स करते हैं, डॉक्टर साहब एक ड्रिप भी स्टार्ट नहीं, अरे ड्रिप से क्या हो जाएगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए, तभी ओनली देन यू कैन डिमांड हॉस्पिटल कि भाई आप कम से कम इसी तो करिए, डॉक्टर साहब बताइए तो ये चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, कॉज क्या है, ये वीकनेस है तो किस वजह से है, सांस फूल रही तो किस वजह से है। केवल दवाई देना इज नॉट द सॉल्यूशन। दिक्कत होती है हम केवल दवाई पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसका क्या वो है इसमें बताओ। तो इसमें क्या रहता है कि आप घर पे कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कोई दवाई नहीं दे सकते हैं, आपको बस ऐसे सेंटर में जाना है जहाँ सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, उसी से आप डायग्नोज कर पाएंगे कि भाई ब्रेन में हुआ क्या है। अब जब जहाँ सीटी स्कैन भी नहीं है तो वो कैसे डायग्नोज करेगा कि भाई स्ट्रोक है कि नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वो हॉस्पिटल वाला तो बताएगा नहीं, वो बताएगा 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद। तो आपको ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ सीटी स्कैन की सुविधा हो, एक इमरजेंसी का डॉक्टर, एक न्यूरोलॉजिस्ट, डीएम न्यूरोलॉजिस्ट, दोज है ना हु कैन डिसाइड इसको थ्रोम्बोलाइज करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिस्ट कर सकता है, इमरजेंसी का डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। वो बता सकता है कि इनको स्ट्रोक है तो वो राउंड द क्लॉक होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूरोलॉजिस्ट है तो रात को 2 बजे आए तो 2 बजे ही है ना उसको थ्रोम्बोलिसिस होना है, यानी कि बड़े डॉक्टर साहब अगले दिन आएंगे, वो सब नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या रहता है, जो डॉक्टर होते हैं, सीनियर डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट है, वो बोलेगा मैं अगले दिन आऊंगा, मतलब अगले दिन आएगा, वो 12 बजे आएगा, अरे इनको तो स्ट्रोक है। उस टाइम पे ना डॉक्टर कुछ कर सकता है ना आप कुछ कर पाओगे, और जो लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी होगी, स्ट्रोक विल स्टे विथ योर मतलब विथ पेशेंट, विथ अटेंडेंट्स, देयर फैमिली फॉर होल लाइफ। केवल पेशेंट बीमार नहीं पड़ता, उसके साथ पूरी फैमिली सफर करती है। अच्छा, ये आपको वाई टाइम इज इम्पोर्टेंट। शुरू आपको एक रेड डॉट दिखा है ऊपर 10 मिनट वाला, इसमें यहाँ पे फोकस हो नहीं पाया, तो ये 10 मिनट में इतना रेड वाला एरिया डेड हुआ है ना, 1 घंटे बाद वो रेड वाला एरिया और बढ़ गया, ये डेड पोर्शन है, कभी रिवाइव नहीं होगा। 3 घंटे बाद वो रेड वाला पोर्शन और बढ़ गया। आफ्टर 6 आवर्स आपका लेफ्ट साइड का एक मेजर एरिया डेड हो चुका है। जब लेफ्ट साइड का एरिया डेड हुआ है तो राइट साइड की बॉडी काम नहीं करेगी तो 6 घंटे बाद आप पहुंच भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको टाइमली पहुंचना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन एक बार डेड हो जाता है, ब्रेन में जो सेल्स न्यूरॉन्स होते हैं वो इरिवर्सिबल डेड होते हैं, डैमेज होता है, वो वापस से रीग्रोथ नहीं करते हैं। तो आपको टाइमली पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, किसी ने सीजर किसी को झटके आते हुए देखा है? मिर्गी हाँ क्या करते हो उसमें? अगर किसी को झटके आ रहे हो तो आप क्या करोगे? क्या करते हैं अगर किसी को झटके आ रहे हो तो आप क्या करोगे? पकड़ लेते हैं, लोग तो सर उसमें कुछ वो वाली रेमेडी करते हैं। हाँ, ये होता ही है, ये सब भी होता है। और क्या होता है? अब वो और तो सर पता नहीं तो सर इसका इलाज नहीं, इलाज तो नहीं, इलाज तो है ही उसका। उस टाइम पे क्या करोगे आप? किसी को झटका आया, सडन वो गिर गया, पानी डालेंगे। पानी किस पे? चेहरे पे। देखिए क्या है ना, जो भी चीजें हमने सीखी है ना मेडिकल लाइन में, वो सब मूवी से सीखी है
है ना, या वो सब, और उसके अलावा किसी ने बताया नहीं है कि झटका किसी को आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सीजर अपने आप मोर देन 95% जो सीजर होते हैं विद इन 90 सेकेंड अपने आप खत्म हो जाते हैं। 90 सेकेंड मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में सारे सीजर खत्म हो जाते हैं। बट लेकिन जब झटके आ रहे होते हैं तो पेशेंट क्या होता है, या तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है, बॉडी के इंटरनल मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो भी पेट का खाना है या टंग बाइट होती है, तो टंग बाइट से जो ब्लड निकल रहा होता है वो उसके फेफड़ों में मतलब एस्पिरेशन होता है, या उसने वॉमिट किया तो वो वही एस्पिरेट कर जाता है। तो डेथ सीजर की वजह से नहीं होती है, वो उसके एस्पिरेशन की वजह से होती है। उसने टंग बाइट किया क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, जीटीसीएस बोलते हैं, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। तो वो जो टंग बाइट होती है वो ब्लड है ना उसके लंग्स में चला जाता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस स्टेट में है। नॉर्मली तो हम कफ आउट करेंगे, वो कफ आउट नहीं कर पाता है। तो आपको करना क्या है, केवल एक चीज करनी है, केवल उसको साइड में लेफ्ट लिटल रिकवरी पोजीशन कहते हैं, आपको केवल रिकवरी पोजीशन में पेशेंट को कर देना है। ना ही मुंह में कोई सॉक्स घुसाने या चम्मच घुसानी है, उंगली तो घुसानी नहीं है, उंगली तो कट जाएगी आपकी, क्योंकि वो इतना टाइम उसको दांत उसके इतने क्लेंच करता है, तो इतना टाइट करता है, तो वो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ना उसको पानी पिलाना है, गलती से ही पानी नहीं पिलाना, वो तो एस्पिरेट ही कर जाएगा, पानी तो पिलाने नहीं है। लेट बॉडी सेटल्स डाउन हिमसेल्फ, मतलब वो ऐसा अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी। बस उसको यू हैव टू कीप दैट पेशेंट इन रिकवरी पोजीशन। मतलब उसको लेफ्ट या राइट लेटरल करवट करा देनी है। करवट करा देने का बस ये है कि जो मुंह का जो भी उसका सिक्रीशंस है, चाहे वो ब्लड है चाहे वॉमिटस है, वो सब उसका साइड में चला जाए, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो अपने आप सीजर टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, उसमें कुछ नहीं करना होता है। 95% बता रहा हूँ, 5% में स्टेटस में होता है। तो किसी भी इमरजेंसी में तो एक सबसे पहला स्टेप कॉल फॉर हेल्प होता है। तुरंत आप 108 102 पे कॉल करें, क्योंकि यू आर नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, है ना। रेदर देन आप, क्योंकि भीड़ लग जाती है, कोई कुछ करता नहीं है, तो हेल्प के लिए कॉल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हेडेक किस किस को होता है, होता है सब, तो सब पार्ट ऑफ लाइफ, हेडेक भी एक पार्ट ऑफ लाइफ होती है। आपको ये जो दिख रहा है, ये सीटी का एक इमेज बना हुआ है। तो ये जो एक 29 ईयर ओल्ड फीमेल आई थी हमारे पास, शी वाज पूरा ये वाइट, ये बड़ा सा राइट साइड में है ना। तो ये जो वाइट है ये ट्यूमर है। हाँ हाँ। तो क्या था कि आप 5 साल से उसको हेडेक हो रहा है, तो हेडेक का उसने सेल्फ मेडिकेशन ले लेके उसने अवॉइड करके कि हेडेक इज जस्ट अ हेडेक, उसमें कुछ करना नहीं होता है, तो वो करते हुए सेल्फ मेडिकेट करती थी। एंड देन फाइनली जो साइज था वो इतना बड़ा हो गया फाइनली प्रेगनेंसी में, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड वैसे ही होता है प्रेगनेंसी सेकेंडरी, मतलब उसकी वजह से प्रेगनेंसी की वजह से, तो फाइनली बॉडी ने गिव अप किया क्योंकि साइज इतना बढ़ चुका था। एंड देन इट वाज अ ट्यूमर। तो अल्टीमेटली शी गॉट ऑपरेटेड, है ना, और देन सारी चीजें हुई, बट लेकिन अब इतना बड़ा मास हो गया तो रेसिडुअल उसके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो एब्डोमिनल पेन हो, चाहे वो बैकएक हो, चाहे वो सांस फूल रही हो, चाहे आपको खांसी आती हो, आपको यू हैव टू हैव अ डायग्नोसिस फर्स्ट। आप सेल्फ मेडिकेट मत करिए। दिक्कत हमारे इधर ये है कि हमारे पास हिंदुस्तान में सारी चीजें ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, आप बाहर नहीं ले सकते हैं। बाहर मैक्सिमम पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन मिलता है, उससे ऊपर की दवाई आपको लेने के लिए यू हैव टू हैव अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। आप सारी चीजें फार्मेसी में तो आपको मॉर्फिन फेंटानिल तक मिल जाता है साइड से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हेडेक हो रहा है, तो हेडेक के रेड फ्लैग साइंस है कुछ, तो हेडेक को आपको कब इग्नोर नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बट हेडेक मैंने किया क्योंकि ऐसे बहुत एग्जांपल, हेडेक इज क्वाइट कॉमन कि न्यू ऑनसेट ऑफ हेडेक है और साथ साथ में आपको हाथ पैरों में कमजोरी लग रही है राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, वो तो आप सब करेंगे। या वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ है, आपको इतना सीवियर पेन हुआ कि आपको इससे पहले कभी नहीं हुआ। या हेडेक आपकी खांसी या स्नीजिंग से बढ़ जाता है, कम ज्यादा हो रहा है, या आप सर हिलाते हैं बहुत ज्यादा तो आपका हेडेक कम ज्यादा होता है, या हेडेक के साथ साथ आपको वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग फील होती है, या 50 साल के बाद न्यू ऑनसेट ऑफ हेडेक है। तो ये सारे, और यह 5 साल से छोटा बच्चा अगर बोल रहा है कि मेरे को हेडेक हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल का छोटा बच्चा अगर बोल रहा है तो उसके हेडेक को आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब वो क्यों बोलेगा। तो ये जो रेड फ्लैग साइंस हैं उसमें आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। हो सकता है 10 में से 8 केस में न्यूरोलॉजिस्ट बोले अरे कुछ नहीं, माइग्रेन है, कुछ नहीं है, वो अपना क्लियर करके देन यू कैन हैव एनीथिंग एवरीथिंग। भाई आप ओवर द काउंटर खरीदना है, जो खरीदना है वो खरीदिए, जो खाना हो खाइए, पेन किलर
लेकिन आपके पास डायग्नोसिस है, उसने सीटी करा के या एमआरआई करा के रूल आउट कर लिया कि देयर इज नथिंग सिनिस्टर, मतलब कोई सीरियस बात नहीं है, इट इज ओनली माइग्रेन, तो माइग्रेन की प्रोफिलैक्टिक मेडिकेशन स्टार्ट कर देगा। और ये टेंशन टाइप हेडेक होता है, क्लस्टर हेडेक होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं हेडेक के, वो बहुत कॉमन है, लेकिन उसका डायग्नोसिस एक न्यूरोलॉजिस्ट को बनाने दीजिए, आप खुद से डायग्नोसिस मत बनाइए, क्योंकि चीज़ें जब बढ़ जाएंगी तो उसके बाद आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे और वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ये हेडेक है, ऐसे सारे सिम्टम्स अपनी बॉडी के जो साइंस हैं और जो सिग्नल्स हैं उसको इग्नोर मत करिए, आप पहले ही प्रिवेंशन पे काम करना चालू करिए रेदर देन मैनेजमेंट। तो जैसे हेडेक था, अच्छा ये ऐसे ही एब्डोमिनल पेन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, जितने भी साइन सिम्टम्स होते हैं, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में एज सच इज नथिंग इंपॉर्टेंट, केवल स्नेक बाइट के बारे में। अच्छा स्नेक बाइट किसी ने देखा है किसी की फैमिली में, किसी के आसपास? हाँ, कहाँ? मेरे फूफा जी, मैं was telling sir, मेरे फूफा जी एक डॉक्टर हैं, तो एक स्नेक बाइट का केस हुआ था, तो उन्होंने कहा हम बच्चों को ले गए थे वो दिखाने के लिए। नहीं बिल्कुल, क्योंकि लखनऊ में थोड़े कम केसेस हैं, पर लेकिन जो थोड़े से इंटीरियर में जहाँ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, फतेहपुर में सर ऐसा ही एक हमारे भी ऊपर ये थे, वो पानी डॉक्टर वाला हमको काट चुका तो है। उनको भी काट लिया। होता है 100 स्केल बेटर, ये 4 ही मोस्ट कॉमन स्नेक हैं और मोस्टली नॉन पॉइजनस होते हैं। तो अगर स्नेक बाइट होता है तो क्या करना चाहिए? उस जगह का बांध दे और चीरा लगा। हाँ, और उसके अलावा दो जगह बांध। नहीं देना है, हाँ, सोने नहीं देना। 2 जगह बांधना, थोड़े गैप गैप पे। अच्छा, हाँ सोने नहीं देना, हाँ हाँ ब्लड कस के दबा के बाहर निकाल देना। हाँ, नहीं उससे मैं बता दूँ तो क्या अगेन इसमें हमने जो सीखा है ना, वो सारी चीजें हमने अगेन मूवीज से सीखा। वो तो किसी ने बोला नहीं कि उसको चूस के पेन निकाल तो मैं तो वही सुनना चाह रहा था। तो दिक्कत यही है कि ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ सब में गोल्डन आवर है ना, जैसे तो स्नेक बाइट में भी गोल्डन आवर होता है। तो आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली उसको सक करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको कोई टूर्निके नहीं बांधना है, कोई टाइट कपड़ा नहीं बांधना है, आपको उसमें कोई कट नहीं लगाना है। पहली 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही उसको सक करने की कोशिश करनी है, ना ही कोई टूर्निके बांधना है, कोई टाइट कपड़ा नहीं बांधना है, और ना ही उसमें कोई ब्लेड मारना है। मैं गुड़गांव में था, हरियाणा में, तो वहाँ पे ना क्या होता है, स्नेक बाइट होता है तो पूरी पैर में काटा है, पूरे पैर में ब्लेड से कट 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 कर बड़े अंदर तक काटता है। तो ऐसा नहीं कि वो सुपरफिशियल, आप उतना ब्लेड मार ही नहीं पाएंगे जितना डेप्थ में वो वेनम गया हुआ है, वो सॉल्यूशन ही नहीं है। तो आपको कोई भी कट नहीं लगाना है, आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो सोने नहीं देना है, कोशिश करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हाथ में और पैर में काटा है तो उसको इमोबिलाइज कर दीजिए, पैर को इमोबिलाइज कर दीजिए। जैसे फ्रैक्चर होता है ना, फ्रैक्चर में पैर खुद ही से नहीं ला पाते, इतना पेन हो रहा होता है, लेकिन अगर आपका पैर में काटा है तो पैर को बिल्कुल हिलने ना दीजिए, है ना। तो पैर को बिल्कुल स्टेबल रखिए ताकि सर्कुलेशन बहुत ज्यादा ना हो, पैर हिलाएंगे सर्कुलेशन बढ़ेगा, वेनम ऊपर की साइड जाएगा। टूर्निके क्यों नहीं बांधना होता कि टूर्निके से आपने क्या किया, टूर्निके टाइट बांधा तो वहीं पे सारा ब्लड फ्लो रुका हुआ है। अब ये तो है नहीं कि आप परमानेंट टूर्निके बांध के रखेंगे, आपको खोलना ही पड़ेगा। जैसे ही खोला सडन गश ऑफ वेनम गया और पेशेंट शॉक में चला गया, तो टूर्निके नहीं बांधना है। तो आपको उसको सोने नहीं देना, दैट इज अ गुड थिंग, बट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पैर को इमोबिलाइज करना है। फिर क्या रहता है कि इसमें गोल्डन आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चारों स्नेक के लिए एक पॉलीवेलेंट एक सीरम होता है जो स्नेक बाइट में देते हैं। पॉलीवेलेंट सीरम मतलब एक उसका एंटीडोट होता है, एंटी सीरम बोलते हैं उसको, जिसमें चारों स्नेक के अगेंस्ट, जो मैंने बताया कोबरा, क्रेत, वाइपर, इन सब के अगेंस्ट सिंगल एक आपको एंटी सीरम देना होता है। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है, जैसे सिविल में है, बलरामपुर में है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी गवर्नमेंट रखवाती है। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ स्नेक बाइट के इंसिडेंसेस ज्यादा हो, तो कि ये आपकी वहाँ अगल बगल कहाँ पे दवाई मिलती है। ओवर द काउंटर कॉर्पोरेट में हॉस्पिटल नहीं होता सर? मिलता है नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहता है। और रहता है, क्योंकि ये ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं है, फार्मेसी में नहीं मिलता है। तो ये कई जगह ऐसा होता है, छोटे छोटे नर्सिंग होम वाला भी नहीं रखता है, क्योंकि ना इतने केसेस नहीं होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे रखा गया है। और एज सून एज पॉसिबल, कोबरा वाला तो 6 से 12 घंटे में मर जाता है अगर उसने पूरा 30 ml का वेनम उसने इंजेक्ट कर दिया तो आपके पास टाइम नहीं है। ये एंटी सीरम है, अगर विद इन 1 घंटे में लग गया तो वो उसकी जान बच जाएगी। आप जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे उसके चांसेस कम है। कितने 15 साल के 18 साल के लड़के आते हैं, 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद वेंटिलेटर पर रहते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर है, किडनी शटडाउन हो गया, लिवर शटडाउन हो गया।
तो स्नेक बाइट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी टू ट्रीट, लेकिन अंडर गाइडेंस आप घर पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इससे एलर्जिक रिएक्शन होता है, एनाफिलैक्सिस होता है। तो उसको 10 यूनिट देना है, आपको 10 यूनिट देना है अंडर गाइडेंस, 1 घंटे में देना है एज सून एज पॉसिबल। इसमें वेट नहीं करता, सांप काटा है तो आप है ना लखनऊ जाके इलाज कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको तुरंत जहाँ पे भी आपके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हो आप उसको बोलो पहले इंजेक्शन लगवाए, उसके बाद जहाँ मूव करना वहाँ पे मूव करें। तो स्नेक बाइट इज इम्पॉर्टेंट। डॉग बाइट, रेबीज अगेन इज अ वेरी हॉट टॉपिक, और हमारे इधर पेट लवर्स भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं बहुत रैपिडली, और इतनी तेजी से स्ट्रीट डॉग्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये बताइए कि आप क्या करते हैं, डॉग बाइट होता है तो क्या करना चाहिए? साबुन से धो देते, साबुन से धो देते। साफ करके इंजेक्शन लगवाने के लिए हाँ, तो इसमें क्या है कि डॉग बाइट इसलिए है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो रेबीज होता है उसमें 100% मोर्टेलिटी है, 100% डेथ है अगर रेबीज हो जाता है। उसका कोई इलाज नहीं है, उसका केवल प्रिवेंशन है। इसमें भी गोल्डन आवर होता है, दैट मीन्स की वैक्सीन एज सून एज पॉसिबल लगनी है। तो सबसे पहले क्या है, डॉग बाइट हुआ तो आपने क्या किया, वॉश किया। कितनी देर के लिए करना है? सोप वाटर से 15 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए नहीं करना है। 15 मिनट तक नॉन स्टॉप आप उसको वॉश करेंगे सोप वाटर से 15 मिनट तक। 75% जो वायरस होता है वो इसी से खत्म हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है ना। तो आपने ये किया, फिर आपको ऐसे सेंटर में अगर उसमें कोई ब्लड नहीं आया है, केवल लिक किया है, स्किन ब्रीच नहीं हुई है, तो कैटेगरी 1 है, तो उसमें आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। कैटेगरी 2 में मींस अगर स्क्रैच किया है, एब्रेजन है ना, एब्रेजन हो गया, आपको दिख रहा है, तो आपको वैक्सीन लगवाना जरूरी है। कैटेगरी 3 में ब्लड आ गया और ये सारी चीजें मतलब डेप्थ में काटा, तो आपको वैक्सीन तो मिनिमम लगवानी है, उसके साथ साथ एंटीबॉडीज लगवानी है। वैक्सीन का असर आता है आफ्टर 48 to 72 आवर्स, लेकिन अगर उसको रेबीज है डॉग को तो 48 to 72 आवर्स में वो वायरस ट्रेवल कर जाएगा। तो आपको जो लोकल वूंड है वहां पे एंटीबॉडीज लगवानी बहुत जरूरी है। तो आपको केवल वैक्सीन नहीं लगवानी है, और अगर पेट डॉग काटा है तो भी आपको वैक्सीन लगवानी है। सोप कौन सा यूज करते हैं सर, नहाने कोई वाला? कोई सा भी एनीथिंग, डिटॉल आप जो भी है ना अवेलेबल हो, सोप वाटर आपको यूज करना है, या बीटाडिन एंड बीटाडिन लगा सकते हैं। बीटाडिन पानी में डाल दिया, उससे रात धो लिया, है ना। बट लेकिन पेट डॉग है तो भी आपको वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि पेट डॉग अगर वैक्सीनेटेड है तो भी लगवानी, इसलिए क्योंकि जो वैक्सीन पेट डॉग को मतलब डॉग को लगती है तो उसका असर केवल 75 to 80% डॉग्स में आता है। और पेट डॉग अगर बाहर जा रहा है, स्ट्रीट डॉग से मतलब ऑब्वियसली मिल रहा है या इधर उधर घूम रहा है, तो यू नेवर नो। तो इसलिए जो रेबीज है, स्ट्रीट डॉग इसलिए डेंजरस है। बाहर भी पेट डॉग्स होते हैं, सब अपने घर पे रखते हैं, देन उनका ख्याल रखते हैं। स्ट्रीट डॉग्स का लेकिन कहीं पे कुछ ना वैक्सीनेशन हो पाता है और किसी को नहीं पता। अगर और इसका गोल्डन आवर रहता है कि एज सून एज पॉसिबल, आइडियली विद इन 24 आवर्स, अदरवाइज है ना एज सून एज पॉसिबल, विद इन 1 घंटे 2 घंटे में आप लगवा लें, बेटर है। 48 अगर आप 3 दिन 4 दिन निकल चुके हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप उस डॉग को देखेंगे, ढूंढेंगे कि उसको कुछ नहीं हो रहा है। अगर वो मर गया 10 दिन बाद तो मतलब फिर आपको रेबीज हो सकता है। दैट मींस कि दैट पेशेंट, दैट डॉग वाज रेबिड। दिक्कत ये है। तो मिथ है कि सही है सर वो डॉग मरने वाली बात? बिल्कुल सही बात है। अरे डॉग देखिए, अगर रेबीज है डॉग को, है ना, कुछ लोग जो डॉग होते हैं वो लेटेंट कैरियर होते हैं, उनको रेबीज का वायरस है, बट लेकिन वो है ना रेबिड मतलब ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। बट लेकिन अगर 10 दिन में डॉग मर गया, दैट मीन्स कंफर्म है कि वो उसको रेबीज था, एंड देन आपको रेबीज होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए फिर उसके बाद कोई इलाज नहीं होता है। और स्ट्रीट डॉग को आप कहाँ ढूंढोगे कि उसको क्या हो रहा है? और पेट डॉग में भी उतने ही चांसेस रहते हैं, नो डाउट कम होते हैं क्योंकि वो वैक्सीनेटेड होते हैं। तो इट इज मतलब ऑब्वियसली इट इज मच सेफर टू गेट वैक्सीनेटेड। अच्छा हाँ, इसमें तो डैग मतलब इसमें मोस्ट कॉमन जो 90% होता है वो डॉग होता है, बट लेकिन मंकी हो गया, बैट हो गया, कैट हो गया, है ना, इवन वाइल्ड माउस है ना, घर वाला जो डोमेस्टिक है उस पर नहीं होता, डोमेस्टिक जो माउस होते हैं, बट लेकिन जो रेट होते हैं, वाइल्ड कैट रेट्स होते हैं, उससे भी होता है। तो कैट और मंकी वाले तो हमारे पास बहुत आते हैं। 1 बार 2 बार बैट वाला आया था, चमदागढ़ वाला आया। हाँ 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 हाँ, तो हाँ चमदागढ़ वो आप उनके सामने आ जाएंगे तो देन चांस की बात है, क्योंकि वो जब आप वो घूम रहे होते हैं और नया कंस्ट्रक्शन साइट है या आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो हैबिटेट को, इतने सारे नंबर्स में अगर कोई उड़ रहे हैं कई बार, क्योंकि तो बैट भी आया है, मतलब बहुत रहे हैं कैट वाले। हाँ हाँ, क्योंकि वो सलाइवा लिक तो करते ही अपने नाखून को,
तो वो सलाइवा वाले ही आपके इन्फेस्टेड आपके क्या नहीं बिल्कुल छू सकते हैं सर, लेकिन बट आपको नहीं पता ना आफ्टर ऑल मतलब दे आर एनिमल्स होंगे ना, आपको नहीं पता वो किस उसमें है। आप खाना खिलाते हो डेली, और हमारे पास कितने पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका पेट डॉग खुद ही रॉटवाइलर काटता है। ये दूसरा एक और कौन सा है बड़ा फेमस है, जर्मन शेफर्ड भी है ना, एग्रेसिव डॉग है। अरे वो रॉटवाइलर के अलावा बड़ा फेमस पिटबुल। अब पिटबुल वाले तो इतने कॉमनली आते हैं, उसके बाद भी वो वहीं अपने पास रखते हैं, ओनर वही खा जाता है। हाँ, तो क्योंकि एट एंड वो डॉग है। देखिए आप है ना, आपको कैसे पता कि उसका क्या है ना हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, यू नेवर नो। तो इसलिए आपको इट हैज टू बी बेटर ऑन द सेफर साइड। अगर आपको काट रहे हैं तो आप वैक्सीन लगवा, वैक्सीन का इफेक्ट होता है 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स आपको फिर से लगवाना पड़ेगा कि फिर से कुत्ते ने काट लिया। जिस डॉग को रेबीज है सर, वो उसकी डेथ पक्का है। हाँ, कितने दिन के अंदर? 10 मैक्सिमम 10 डेज बोलते हैं, बस इससे ज़्यादा वो नहीं रहेगा। 10 डेज का ही ऑब्जर्वेशन टाइम बताया गया है ना, जो गाइडलाइंस है कि 10 दिन तक ऑब्जर्व करना है। अगर वो जिंदा है ना, दैट मीन्स कि ना अनलाइकली है कि उसको रेबीज है। हाँ 100%, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई अभी तक ऐसा मेडिसिन नहीं बना है। जैसे रेड फ्लैग मैंने हेडेक का बताया था आपको, वैसे सारी चीजों के रेड फ्लैग होते हैं। एब्डोमिनल पेन वैसे बड़ा कॉमन होता है, बट कौन सा एब्डोमिनल पेन में रेड फ्लैग्स होते हैं और कौन सा पेन डेंजरस हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही डायरिया है, डायरिया इज क्वाइट कॉमन, बट कौन सा डायरिया लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है या कौन सी डायरिया में आपको अर्जेंट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही कौन सी वॉमिटिंग, अगेन वॉमिटिंग इज कॉमन, फूड पॉइजनिंग हो गया, आपको वॉमिटिंग हुई एंड देन, बट लेकिन कौन सी वॉमिटिंग आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, कौन सी रेड फ्लैग साइंस है वॉमिटिंग, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रॉमा, ट्रॉमा के केस में देखिए मेजर ट्रॉमा आपको, कई पेशेंट हमारे पास, एक यंग पेशेंट आया था, ही वाज अराउंड 22, उसके फादर उसको जबरदस्ती लेके आए कि डॉक्टर साहब ये बाइक से जा रहा था, इसकी स्पीड काफी थी एंड देन स्पीड का हेलमेट नहीं पहना हुआ था वो, एंड देन बाइक रोल ओवर हो गई थी उसकी। उसके फादर को इतना पता था, उसने बोला कि डॉक्टर साहब ये बहुत तेज बाइक चला रहा था, ऑल्दो वो चल के आ रहा है, वो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे को कुछ नहीं हुआ, पेन वेन कुछ नहीं। उसके फादर ने, हमने जब उसका चेकअप किया, उसके यहाँ पे पेन हो रहा था बस, और उसको भी इग्नोर कर रहा था। आप ये सोचिए कि जो मतलब ये हाई रिस्क मैकेनिज्म लिखा हुआ है, तो हाई रिस्क मैकेनिज्म में वो डेफिनेटली मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर पे अगर बाइक होती है या कार का हेड ऑन कोलिजन होता है। हमने जब किया तो उसका C6 फ्रैक्चर था। अब C6 फ्रैक्चर वो भी है ना, गर्दन एक बार ऐसे कर देता ना तो वो डिस्प्लेस हो जाता। तो आप सोचिए कि जो भी हाई रिस्क मैकेनिज्म है, मोर देन 5 फीट हाइट से गिर जाना है ना, या कार का हेड ऑन कोलिजन हो जाना, कार रोल ओवर हो जाना, या बाइक बिना हेलमेट के एंड देन आप बाहर की मतलब गिर गए उससे, तो ये बेसिक है कि, और फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स से गिर जाना, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स में तो ऊपर से आप है ना 2-3 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स से गिर गए, तो ये हाई रिस्क मैकेनिज्म है। अगर इसमें आपको प्राइमरी सर्वे करा लेना चाहिए इमरजेंसी फिजिशियन से, वो बेसिक अपना सारा चेकअप करता है। अगर एक्सरे का रिक्वायरमेंट है, सीटी का रिक्वायरमेंट है, तो वो सीटी करता है या एक्सरे करता है। फिर स्पेसिफिकली हेड इंजरी आपको कब सीटी स्कैन कराना है। कई बार एल्डरली होते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं और पीछे गिर गए, है ना, नहीं पता है 70-75 एज के, तो वैसे कुछ नहीं होता है, बेड से गिर गया, 5 साल का बच्चा है, यहाँ पे खेल रहा था एंड गिर गया, कब आपको इमरजेंसी में दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, उसके बहुत कॉमन। हाँ उसमें सर ये था कि मतलब ऐसा हुआ था, तो उसमें होता है कि पहले थोड़ी देर वेट करो, फिर मूवमेंट नहीं आनी चाहिए, उसको पानी मत पिलाओ, वही सेम उसको चीज। पैरासीटामोल पिलाओ। उसमें क्या रहता है कि बेसिक कुछ आपको साइन सिम्टम्स ऑब्जर्व करने होते हैं। सबसे पहला, बहुत सीवियर हेडेक, अगर सीवियर हेडेक हो रहा है हेड इंजरी के बाद में, इट मींस कि समथिंग इज गोइंग ऑन। इट माइट बी ओनली अ कंकशन इंजरी, हो सकता है, बट वो रूल आउट इमरजेंसी का डॉक्टर करेगा। अगर वोमिटिंग हुई है फॉल के बाद में, किसी भी ट्रॉमा के बाद में, किसी भी एक्सीडेंट के बाद में, तो आपको अगर वॉमिटिंग हुई है एक एपिसोड या मोर देन 1 एपिसोड, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एल्डरली हो, तो आपको इमरजेंसी में दिखाना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली बात है कि एक साइड का हिस्सा काम नहीं कर रहा है तो आपको करना है। बच्चे के केस में हेडेक नहीं बताएगा, लेकिन बच्चा अगर ड्राउजी है या बहुत ज्यादा इरिटेबल हो गया, ड्राउजी मीन्स बहुत सो रहा है, मतलब नॉर्मल एक्टिविटी से वो बहुत ज्यादा सोने लगे या बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाए, तो भी एक रेड फ्लैग साइन है। तो आपको जाके एटलीस्ट इमरजेंसी में दिखा देगा, इमरजेंसी में डॉक्टर डिसाइड कर लेगा सीटी कराना है कि नहीं कराना है। तो वॉमिटिंग हो गया, एक साइड का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, या ब्लरिंग ऑफ विजन है
है ना, दिखाई देना कम हो जाए या बंद हो जाए, ये भी रेड फ्लैग साइन होता है। तो हेडेक के केस में, हेड नॉट हेडेक मतलब हेड इंजरी के केस में आपको कब सीटी कराना है, नहीं कराना है, डॉक्टर को कब दिखाना है, नहीं दिखाना, तो ये बेसिक से कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं, स्पेशली बच्चों के केस में। पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, डॉक्टर साहब वो इतना गिर गया, कुछ लोग लेके आ भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। एक केस में निकला था, क्योंकि वैसे तो बड़ा फ्लेक्सिबल बोन होता है, छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें कम हेड इंजरी होती है, बट लेकिन वो गिरा था एटलीस्ट 7 फीट की हाइट से गिरा था, तो उसका हेड इंजरी निकली थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स को, और बच्चा बिल्कुल ठीक था, बस उसको वॉमिटिंग हो रही थी कंटिन्यूस, उसको 4-5 एपिसोड वॉमिटिंग के हो गए, तो ऑफिस लेके आए, एंड देन लकीली छोटा सा ब्लीड था, तुरंत उसका बरहोल किया, एंड देन बच्चा वाज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, आप है ना, जो ब्लीड है अगर आपने तुरंत ऑपरेट किया, हेड इंजरी, नहीं बस मेरा लास्ट सर लो डायबिटीज में भी ऐसा हो जाता है, मैं डायबिटीज वाला स्किप कर दिया मैंने, वैसे बता दो। उसमें भी कई केस ऐसे हो जाते हैं। हाँ, डायबिटीज के लिक्विड वाला क्या है ना, वो उसमें नहीं जाएगा आपके, क्योंकि सॉलिड आप दे नहीं पाएंगे, ग्लूकोज पाउडर आता है। ऐसी बैकिक, कौन सा बैकिक आपका क्रिटिकल होता है, कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं बैकिक के जिसको इग्नोर नहीं करना है। एब्डोमिनल पेन कॉमन है, बैकिक कॉमन है, हेडेक कॉमन है। तो ऑब्वियसली अगर बैकिक ट्रॉमा के बाद होता है तो सबको पता है कि इट कुड बी स्पाइनल फ्रैक्चर और समथिंग। बैकिक के साथ आपका वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस तो वैसे भी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, उसको आपको इन्वेस्टिगेट कराना है। न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स, एक साइड का आपका पैर में बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो रहा है, एब्नॉर्मल सेंसेशन है, या पेन हो रहा है, रेडिएट कर रहा है। मोर देन 50 की एज में जो बैकिक होता है उसको इन्वेस्टिगेट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में नॉर्मल बैकिक निकले दैट इज ओके। फिर बैकिक के साथ अगर फीवर हो रहा है, मतलब कहीं नहीं पॉट स्पाइन, मतलब है ना, एब्सेस बन जाता है उसमें। इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स होते हैं, उनमें क्वाइट कॉमन होता है टीबी और ये सारी चीज़ें, है ना, और कम्युनिकेबल डिजीज होता है, तो उसमें भी ये इन्फेक्शन होता है। जो स्टेरॉइड यूज करते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, है ना, कई बार एस्थमा एपिडेमिक चलता है, और मल्टी बर्न में क्या करते हैं, जल्दी में क्या करना चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए, पानी डालना नहीं चाहिए, पानी डालना चाहिए। अच्छा पानी बताऊंगा। पानी है कि बर्न 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री मींस केवल रेडनेस है, ओनली रेडनेस, है ना। तो रेडनेस में आपको मतलब स्किन ब्रीच नहीं हुआ है ना, तो उसमें आपको जो लगाना वो लगाइए, कोलगेट लगाइए, मुल्तानी मिट्टी लगाइए, तो बहुत सारी चीज़ें कुछ लगा के आते हैं, तो क्योंकि सब लगा के आते हैं सर हमारे पास, तो सब कोई कुछ लगाता है, कोई शहद लगाता है, कोई कुछ लगाता है। सॉल्ट, सॉल्ट से तो और अगर ब्लिस्टर आ गए सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री तो मतलब ब्लिस्टर के अंदर मतलब डीप बर्न है, आपके मसल और सबक्यूटेनियस टिश्यू और ये सब इन्वॉल्व हो चुका है। अगर ये सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री है तो आपको तो डॉक्टर को दिखाना कंपलसरी है ना। ब्लिस्टर है, ब्लिस्टर मतलब स्किन ब्रीच हो चुका है, तो आपको करना क्या चाहिए, जैसे ही अगर बर्न होता है सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, नॉर्मल वाटर से, है ना, नॉर्मल रनिंग वाटर से, प्रेशर वाला नहीं ऑब्वियसली, अदरवाइज तो स्किन निकल आएगी। नॉर्मल वाटर से आपको 15 मिनट तक उस हाथ को, जैसे हाथ है तो उसके अंदर हाथ डुबा के रखना है, नॉट कोल्ड वाटर, नॉट आइस कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर। क्या है कि जो आइस पहले यूज करते थे उससे क्या ना, जो हीलिंग होती है वो डिले हो जाती है, तो आइस बंद हो चुकी है। आपको नॉर्मल वाटर से करना है, क्यों करना है, ताकि एटलीस्ट जो टेम्परेचर है इट शुड कम बैक टू नॉर्मल, है ना, जो फर्दर डैमेज को प्रिवेंट करे। क्या है कि आपको लग रहा है कि वो जल गया, बट लेकिन अंदर का टेम्परेचर अभी भी हाई है, टिश्यू अभी भी इन्फ्लेम्ड है, तो 15 मिनट तक आपको नॉर्मल वाटर से उसको, है ना, डिप कर देना है। कोई भी कपड़ा अगर जला हुआ है तो उसको निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। अगर मेजर बर्न है, आपको लग रहा है कि पूरा हाथ यहाँ जल गया है, तो उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी है। अगर कपड़ा नहीं है कुछ तो उसके ऊपर एक सूती कपड़ा रख दें, बस। कुछ भी ऐसा कपड़ा नहीं, और कोई बैंडेज ना लगाए जिससे आप, है ना, हम लोग ना ड्रेसिंग करें तो खींचना पड़े। ब्लिस्टर को पॉप तो करना ही नहीं है ना, इज नो रूल। अप्लाइंग क्रीम्स और ऑइंटमेंट अवॉइड, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री में अवॉइड करिए। वो वहाँ पे करेंगे ड्रेसिंग के बाद, सिल्वर नाइट्रेट और ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो प्लास्टिक सर्जन या इमरजेंसी के डॉक्टर कर देगा, एलिवेट इफ पॉसिबल। तो ये पॉपिंग ब्लिस्टर क्या होता है? ब्लिस्टर जो होते हैं उसको फोड़ना नहीं है, हाँ, इधर अच्छा लगता है देखने में।
तो ये बर्न में बहुत बेसिक चीज़ है, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री बर्न। उसमें कपड़ा निकालने की कोशिश नहीं करनी है और उसकी ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ड्रेसिंग डिसाइड करेगी। क्योंकि जो मेजर बर्न है 15%, 20%, 25%, इट शुड बी थ्रू प्लास्टिक सर्जन या डिफाइंड, मतलब जनरल सर्जन भी करते हैं जिससे आइडिया हो, क्योंकि वो ड्रेसिंग डिसाइड करेगी। क्योंकि जो डिसफिगरमेंट होता है, अगर गलत ड्रेसिंग की तो हीलिंग पूरी आपकी डिले हो जाती है, और फिर बर्न की वजह से जो 20% तो वो तो फिर सेकेंडरी आपका इतना लॉस होता है यहाँ से आपका फ्लूइड का, कि किडनी इंजरी होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, बर्न की वजह से डेथ बर्न की वजह से थोड़ी होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से होती है। आपका एरिया ब्रीच हो गया, स्किन हमारी फर्स्ट बैरियर होती है जिससे इन्फेक्शन बचता है, वो ब्रीच हो गया, दैट मीन्स वहाँ अगर इन्फेक्शन हो गया, सेलुलाइटिस कुछ भी हो गया, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। और डेथ बर्न के केस में, सीवियर बर्न में क्यों होता है? बर्न की वजह से थोड़ी बस ड्रेसिंग ही करा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं मेजर बर्न्स में। तो बस कुछ और स्लाइड, 10 साइन रश टू हॉस्पिटल, मतलब 10 साइन यू शुड रश टू द हॉस्पिटल इन इमरजेंसी। ये आपको बहुत बेसिक है, ये सब जाते नहीं होंगे वैसे तो। सीवियर चेस्ट पेन है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, किसी भी वजह से 10 सेकंड की बेहोशी, यू शुड नॉट इग्नोर दैट। अगर कोई बेहोश हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट कराइए, चाहे वो कार्डियोलॉजी की वजह से, हार्ट की वजह से हो सकती है, ब्रेन की वजह से हो सकती है, या हो सकता है सिंपल सिनकपी होगी, वेसोवेगल सिनकपी, बट लेकिन वो डायग्नोसिस डॉक्टर को बना देंगे। अगर वो हार्ट की वजह से तो फिर से हुई तो हो सकता है वो 10 सेकंड की जगह वो 2 मिनट, और फिर आपको चांस ही ना मिले वापस से होश में आने। तो आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अगर है, किसी भी वजह से बेहोशी हो रही है, आपको डॉक्टर को दिखाना है। सडन वीकनेस और नमनेस, TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक परमानेंट हो गया, लेकिन 10 सेकंड के लिए आपको लगा यार मेरा हिस्सा काम, एक साइड का बॉडी का हिस्सा काम नहीं कर रहा, या 20 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट के लिए, और उसके बाद वो नॉर्मल हो गया, थ्रोम्बस आया, डिसलॉज हो गया, मतलब ट्रांजिएंट अटैक आया स्ट्रोक का। अगर वो हो रहा है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सोते समय कभी कभी वो तो आप देखिए, जब सोते टाइम में ना आप एक साइड पे आप करवट लेंगे तो वो प्रेशर की वजह से आपकी हाथ नम हो जाता है, लेकिन सडन सोते टाइम का नहीं। लेकिन हाँ, आप सुबह उठे और अगर आपका एक साइड का हिस्सा वीक हो रहा है, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, इट मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग। और केवल हाथ नहीं, हाथ के साथ पैर भी वन साइड वीकनेस होता है। कई बार यूनिलेटरल स्ट्रोक होता है, बट बहुत रेयर होता है। हाई फीवर विद सीवियर हेडेक, ऑब्वियसली बात है, इट कुड बी मेनिंजाइटिस। हेडेक हो रहा है, साथ साथ में हाई ग्रेड फीवर है, किसी को सीजर है, एलर्जिक रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई दवाई खाई, आपने कोई खाना खाया, फर्स्ट टाइम था, और आपको बॉडी में रैशेस चालू हो गए, है ना, कई बार चकत्ते पड़ जाते हैं, लिप्स स्वलन हो जाते हैं, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। हमारे पास एक 6 साल का बच्चा आया था, बस ब्रॉड डेड। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था कि उसको हाई ग्रेड फीवर आ रहा था, उन्होंने बोला हाँ मलेरिया हो सकता है। उसने वहाँ से तुरंत वो खरीदी क्लोरोक्वीन, है ना, इंजेक्शन, हाँ लेरिया को खरीदी उसने, इंजेक्शन खरीदा, उसने एक स्टाफ को जानता था, उसने बुलाया उसको घर पे और उसने लगा दिया। उसके बाद उसको एनाफिलैक्सिस हो गया, और जब तक हमारे आया तब तक वो बच्चा एक्सपायर कर गया। तो इतना सीवियर एनाफिलैक्सिस होता है लेरिया को, और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, कुछ लोगों को तो पेंटॉप से हो जाता है, जिनको होता है, ऐसा नहीं कि पेंटॉप खाने से सबको कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको रिएक्शन होता है, मीन जिसको एलर्जी है, जिसको सी फूड से एलर्जी, जैसे मेरे को प्रॉन से एलर्जी, मेरे को पता है कि प्रॉन से अगर मेरे को एलर्जी हुई तो मैं सबसे पहले मैंने गलती से एक बार खाया, मेरे को पता है कि मैं एम एलर्जिक टू प्रॉन। दूसरी बार मैं केरला गया, वहाँ पे वो सैलेड रखा हुआ था, और उसका वो जैसे ये नाम का है तो वो नीचे ऐसे नीचे गिरा हुआ, मैंने वो सैलेड खाया, मैंने जैसे ही खाया मैंने सोचा ये तो फिर से प्रॉन खा लिया, वो दैट वाज सी फूड सैलेड। अब वो सैलेड खाया, मैंने सबसे पहले वहाँ प्लेट रखी और तुरंत बोला हॉस्पिटल कहाँ पे है, मैंने तुरंत हाइड्रोकॉट और ये सब लगवाया। इट इज दैट डेंजरस। हमारे पास वो नहीं आता है, क्या बोलते हैं, इपीपेन नहीं आता है, आईवी जो है ना, सबक्यूटेनियस एपिनेफ्रिन जो होता है, इपीपेन हमारे इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। अदरवाइज जिनको एलर्जी है और जिनको एनाफिलैक्सिस होता है, सबको पता है, मतलब जिनको आपको जैसे किसी दवा से एलर्जी है, किसी खाने से, किसी को पीनट से होती है, किसी को एग से होती है, किसी को टोमेटो से होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दैट इंजेक्शन शुड बी केप्ट इन आवर पॉकेट। तो हाँ, इपीपेन होता है, वो इंडिया में है ही। एविल, हाँ एविल खा सकते हैं, बट एविल का असर आने में, जो सीवियर एलर्जी होती है ना, एविल का असर आने में टाइम लग जाएगा, उतना टाइम। हाँ, वो इंजेक्शन लगवाए, इंजेक्शन और इवन स्टेरॉइड का इंजेक्शन, हाइड्रोकॉट बोलते हैं, और फाइनली एडीआर देना होता है। कभी-कभी रनिंग करते हुए अगर एक तरफ पेट में दर्द हो रहा है तो नॉर्मल है कि हम दौड़ते रह जाते हैं, लेकिन कुछ अंतर नहीं मालूम पड़ता है, तो ये करना चाहिए नहीं?
नहीं रनिंग तो करना चाहिए। रनिंग करते हुए एक साइड में पेट में कभी कभी वंस इन ब्लू मून दर्द होता है। नहीं देखिए क्या है कि अगर केवल वो उस टाइम पे रनिंग के टाइम पे तो क्योंकि एब्डोमेन में मसल होती हैं, ठीक है, वो पुल होती हैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली अगर हो रहा है तो एक अल्ट्रासाउंड कराने में देयर इज नो हार्म ना। अगर हो रहा है ऑल्दो इट इज रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी, पेट में दर्द तो इज अनलाइकली टू बी, है ना, मतलब कोई भी सीरियस नहीं होगा। वही लोअर एब्डोमेन बता रहे हो आप, तो लोअर एब्डोमेन में कुछ नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज तो मसल पुल हो रही है, दैट इज ओके। बट लेकिन अगर परसिस्टेंटली है तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। हाँ बच्चे के केस में जैसा अभी आपने बताया बच्चा गिरा है, उसको ब्लीडिंग हुई, लेकिन उसके बाद कोई सिम्टम्स नहीं हुए, मतलब उसको चक्कर नहीं आ रहे हैं, उल्टी नहीं हुई, सोना नहीं, ठीक है। लेकिन जो एरिया है जहाँ से ब्लीडिंग हुई वहाँ पे कभी कदार दर्द अभी मतलब पूरी तरह से घाव नहीं सर पे। हाँ तो कितने मतलब वो चोट ठीक होने के बाद उसका सीटी स्कैन या वगैरह कराना है या कुछ नहीं कराना है? नहीं, जो ऑब्जर्वेशन टाइम होता है वो 6 से 8 घंटे होता है, मैक्सिमम 10 से 12 घंटे होता है। जो होना होता है 12 घंटे में मोस्टली पता पड़ जाता है। तो हम अगर कोई बच्चा आ भी रहा है तो हम उसको ऑब्जर्वेशन टाइम के लिए मैक्सिमम 10-12 घंटे के लिए एडमिट करते हैं, है ना। अगर कोई रेड फ्लैग साइन नहीं है और बच्चा आ गया हाई रिस्क इंजरी और ये सब लग रहा है तो हम सीटी नहीं कराते। सीटी में रेडिएशन बहुत होता है, अननेसेसरली छोटे बच्चों में वैसे भी नहीं कराना चाहिए सीटी। तो हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर कुछ भी रेड फ्लैग साइन, वॉमिटिंग चालू हो गया, बच्चा सुस्त हो रहा है, देन फिर हम सीटी कराते हैं। अगर सर कुछ नहीं हो रहा है तो कराने की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मतलब अवॉइड करना चाहिए, लेट डॉक्टर डिसाइड, बट लेकिन नहीं करना चाहिए। अब इतने टाइम बाद कुछ नहीं होता है। अनकंट्रोल वॉमिटिंग और डायरिया, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम क्या है कि हम वॉमिटिंग और डायरिया को लाइटली लेते हैं, लेकिन वॉमिटिंग और डायरिया जब अनकंट्रोल्ड है और उतना आप फ्लूइड इनटेक नहीं कर पा रहे, सपोजिटली आपको 10-12 वॉमिटिंग हो गई, आपका फ्लूइड इनटेक 0 है क्योंकि वॉमिटिंग हो ही जा रही है, फिर आपका यूरिन का कलर डार्क हो गया, किडनी की सप्लाई कम हो गई, तो एक्यूट किडनी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली डायबिटिक में, हाइपरटेंसिव। तो वॉमिटिंग या डायरिया अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इट्स बेटर टू गेट एडमिटेड और एटलीस्ट आईवी फ्लूइड्स उसमें आप लगवा दीजिए। आईवी फ्लूइड मींस मतलब वो डॉक्टर को दिखा दीजिए, है ना, तो बेटर रहेगा क्योंकि उसकी वजह से सेकेंडरी किडनी इंजरी होने के चांसेस होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग और डायरिया को भी यंग पेशेंट आते हैं, 25-26 साल वाले बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, उनको रात भर 17-18 मतलब फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई, कुछ भी खा रहे थे, कोई भी ओरल मेडिकेशन नहीं जा रहा था, एंड देन जब हमारे पास आए क्रिएटिनिन 2.5 इस लेवल तक पहुंच गया था। और फाइनली फिर वो जो चीज़ आपकी एक दिन में ठीक हो सकती है उसके लिए आपको 15 दिन भर्ती रहना पड़ता है किडनी को वापस से नॉर्मल लाने के लिए। एंड देन सीवियर ट्रॉमा, है ना, ये ऑलरेडी मैंने बताया। सेल्फ मेडिकेशन, अब आप समझ चुके होंगे सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन से केवल आप अपने डायग्नोसिस को डिले कर रहे हो, आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो। अगर आप डायबिटिक को ऑलरेडी कोई दवाई खाते हो और फिर आप सेल्फ मेडिकेट करते हो, आपको नहीं पता उस ड्रग जो इंटरेक्शन होता है ना, पता चला आप एक दवाई खा रहे हो उससे दूसरी दवाई से उसका इंटरेक्शन हो रहा है, इसका आपको नहीं पता है। लोगों को नहीं पता है कि एंटीबायोटिक का डोज 500 मिलीग्राम है या 1 ग्राम है। आप 500 मिलीग्राम समझ के आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, 7 दिन से इन्फेक्शन बढ़ के यहाँ से यहाँ पहुँच गया और आप इनएडिक्वेट डोज खा रहे हो। तो फार्मेसी वाले को नहीं पता है कि उसको क्या डोज देनी है। हर कोई बी फार्मा नहीं बैठा है वहाँ पे, हो आपको कैसे पता कि सामने वाला 10 पास है या बी फार्मा पास है? सर हम लोगों को इस समय सीजीएचएस से जेनरिक दवाएं मिलती हैं जन औषधि केंद्र वाली से, तो वो दवाएं कभी फायदा नहीं कर दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। नहीं, देखिए अभी है ना, मैं आपको एक स्टडी कोट करता हूँ, केरला में हुआ था, एक है ना लिवर डॉक है, साइबर फिलिप्स नाम है, उसने जन औषधि की दवाइयाँ ली और जो मार्केट में प्रेवलेंट कंपनीज हैं उनकी दवाइयाँ ली, एंड वो इक्वली इफिकेशियस हैं। और इवन वो कुछ दवाइयों का तो सैंपल फेल हो गया जो प्राइवेट में बन रही थी, और जो प्रधानमंत्री वाली जो आ रही है जन आरोग्य, मैं आपको दिखा दूंगा डिस्प्ले में भी, हाँ, जन औषधि वो दैट इज 99% इफिकेसी है उनकी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट इज ऑल इन आवर माइंड। आपको क्या पता प्राइवेट कंपनीज के क्या पैरामीटर्स है, वो क्या दे रहे हैं आपको। वहां पे तो पूरा स्क्रीन होता है, किसी की हिम्मत नहीं होगी वहां पे नकली और इस सब करने की। वो तो लोग जानबूझ के, देखिए आप ये अभी का है, 15 दिन पहले की स्टडी है। उन्होंने 139 दवाइयों के, मोस्ट कॉमन दवाइयों के सैंपल लिए, प्राइवेट के भी और उसके भी, इक्वली इफिकेसी है। और इवन कई बार प्राइवेट की जो कुछ वो सैंपल फेल हो गए, लेकिन इसमें आपका कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मोस्ट कॉमन डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की उसने दवाइयाँ ली थी, और उसने जो सैम्पलिंग कराई है, जो टेस्ट लेबोरेटरी टेस्टिंग 3 जगह से कराई थी, तो वो हर जगह पब्लिश हुई, इंडियन एक्सप्रेस से लेके हर जगह। इट वाज वेरी वेल रिसर्च्ड आर्टिकल
तो मेरे को भी नहीं लगता था, क्योंकि वो मेरे को लगता भी है नहीं कि आइडिया। फार्मूला में कम कर देते होंगे क्योंकि नहीं नहीं नहीं, सर, ये धारणा आप ऐसा ये बना गवर्नमेंट हुआ में है। नहीं कम कर सकते, उनका इतना पॉसिबल नहीं है। और ये प्रूवन है, अभी 15 दिन पहले का मैं आई विल शेयर द लिंक विद सर। तो ऐसा नहीं है, जन आरोग्य वाली सस्ती भी है और इफिकेसी मतलब उसकी इफिकेसी भी उतनी ही अच्छी है जितनी प्राइवेट की। प्राइवेट में दिक्कत क्या है, सिप्ला और बड़ी कंपनीज का तो चलो एक स्क्रीनिंग होता है, आजकल हजारों कंपनीज खुल गई हैं। आप कहीं पे बद्दी में जाइए, एक जहाँ से सिप्ला ले रहा है वहाँ से पता 50 कंपनी और खरीद रही है, और आपको नहीं पता किस स्टैंडर्ड का वो ऑर्डर दे रही है और क्या कर रही है, क्या मॉलिक्यूल है जो उसके अंदर। सिरप वाला सिरप वाला सर इसका दवा आइडिया आ गई है और दूसरे कंपनी जनरिक है। अब मेरे को दवा इंडिया का आइडिया नहीं है बिल्कुल, बट लेकिन जन औषधि जो प्रधानमंत्री वाला है वो तो दैट इज गुड, दैट इज वेरी गुड। अल्टीमेटली सेकंड लास्ट स्लाइड है ये मेरी कि आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि आप प्रिवेंशन पे ध्यान दें रेदर देन मैनेजमेंट पे। आप केवल दवाइयों के भरोसे ना रहें अपनी लाइफस्टाइल में। ऑब्वियसली स्लीप वेल। अब जो नींद है, पहले हम बोलते थे 4-5 घंटे भी अब सफिशिएंट हो जाता है, एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की मिनिमम स्लीप चाहिए, क्योंकि जिस लाइफस्टाइल में हम लोग रह रहे हैं एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की एक प्रॉपर स्लीप, रेगुलर स्लीप होनी चाहिए। एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट मिनिमम, ब्रिस्क वॉक कोई भी कर सकता है, तो उसको आपको करना ही करना है। 15 से 20 मिनट का ब्रिस्क वॉक। अच्छा, ब्रिस्क वॉक मीन्स इतना फास्ट चले कि आपको थोड़ा पसीना आ जाए। ये नहीं कि आप देखिए कितने लोग जनेश्वर में जाते हैं, वो चलते कहाँ हैं, वो तो वहाँ पे ना उनके पूरी एक ग्रुप आता है और उसमें बात करते रहते हैं, हार्डली कुछ चलते। तो 20 मिनट का नॉन स्टॉप ब्रिस्क वॉक कि आपकी हार्ट रेट थोड़ी सी 130-140 पे पहुंचे, एंड ताकि आप जो कार्डियोवैस्कुलर जो एक्सरसाइज बोलते हैं वो हो। हेल्थ एंड बैलेंस डाइट, देखिए ये तो एक अलग टॉपिक है। ये डाइट का तो अगेन ये अडल्ट्रेशन मैंने लिखा नहीं उसमें रिस्क फैक्टर में, अदरवाइज व्हाट वी आर ईटिंग इज मतलब एवरीवन नोज कि हम क्या दूध पी रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं। वो अडल्ट्रेशन बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, वो उसको मेरे को ऐड करना है, हर बार भूल जाता हूँ मैं। बट लेकिन ये हेल्थ एंड बैलेंस डाइट आपको पता है कि आपकी पुरानी, आपका आटा कहाँ से आता था, आपको पता होना चाहिए सोर्स क्या होता है। आप है ना, मतलब पुरानी लाइफस्टाइल, मोटा अनाज पहले हमारा। और अच्छा, पहली बात तो आटा और राइस इज नॉट आवर मतलब डाइट, मतलब ये 1960 में आया था वीट हमारे पास। उससे पहले तो हम सब ज्वार, बाजरा और ये सारी चीजें यूज करते थे। तो हेल्थ में ऐसी जो रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल तो अब स्टार्ट हुआ ना, अदरवाइज इट वाज ऑल मतलब ऑलवेज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। तो आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की वैल्यू पता होना चाहिए। आप जो मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं, नाम नहीं लेता ये कंपनी का, उसका मैनेजर हमारे पास आया था, वो बोलता है 100% जो मस्टर्ड ऑयल था, सबसे बेस्ट ब्रांड है जो बोला जाता है यहाँ पे, उसमें 95% पाम ऑयल है। अब 150 रुपए में कौन सा मस्टर्ड ऑयल दे देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगेन ये सब बहुत बड़ा एक अलग टॉपिक है। तो हेल्थ एंड बैलेंस डाइट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी वेट को मेंटेन करना अगेन इज इंपॉर्टेंट। क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल डेफिनेटली। सन से प्रोटेक्शन मींस एसपीएफ यूज कर दो, और सन का एक्सपोजर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबका जो जॉब है वो डेस्क जॉब है, तो हमारा जो विटामिन डी है सबका कम रहता है। आप सब जिसका भी करेंगे सबका, किसी का 10 है, किसी का 15 है, तो वो सन एक्सपोजर इज इंपॉर्टेंट। एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आप वैसे भी ले, 6 से 8 वीक का आप है ना, सिंपल हफ्ते में एक बार लेना होता है। एंड B12 जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए B12 उनका सबका कम होता है। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, दैट इज ओके। रेगुलर चेकअप, यू हैव टू मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, उसमें केवल ब्लड इन्वेस्टिगेशन नहीं होते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड भी होता है, उसमें एक्सरे भी होता है, उसमें TMT भी होता है, आपका डेक्सा स्कैन, बोन की जो डेंसिटी होती है वो भी होता है, TMT का होता है? ट्रीटमेंट टेस्ट होता है ना, ताकि आपका हार्ट का कैसा फंक्शन चल रहा है। तो ये जो रेगुलर हेल्थ चेकअप है 30 to 55 साल में एक बार, मोर देन 55 साल में 2 बार आपको कराना ही कराना है। केवल ब्लड टेस्ट नहीं, आपको ब्लड टेस्ट के अलावा जितने भी है ना एंसिलरी रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ना, USG हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया, डेक्सा स्कैन हो गया, TMT हो गया, इको हो गया, आपको कराना ही कराना है। फीमेल्स में पैप स्मीयर, मेमोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइकल कैंसर कितना बढ़ चुका है, ऐसे ही मेमोग्राफी है। ब्रेस्ट कैंसर कितना बढ़ चुका है। ये सारे कैंसर इसलिए बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हमारा ये जो अडल्ट्रेशन है और जो स्ट्रेस एंड पॉल्यूशन है, और जो मोबाइल है वो भी लिखना था मैंने, रेडिएशन लिखा नहीं जानबूझ के, क्योंकि अगेन इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। जो रेडिएशन है, जो अडल्ट्रेशन है, ये सारे का अभी 15 अभी दिखना चालू हो चुका है। मैलिग्नेंसी क्यों बढ़ गया है, कैंसर क्यों बढ़ चुका है, क्योंकि अभी अभी हमारे सामने ये ट्रांजिशन हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का रेगुलर हेल्थ चेकअप से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ छोटे से ट्यूमर को जो आप ऑपरेट करा सकते हो, 5 साल बाद वो बड़ा ट्यूमर हो जाता है, जैसे उसके केस में, जैसे फीमेल के केस का जो एग्जाम्पल दिया था। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आप ले सकते हैं।
ये मेरी बुक है ना, मैंने सर मैं लेके आया हूँ, सर को मेरे को देना है. दिस इज ऑल अबाउट रेड बुक ऑफ इमरजेंसी. सो दिस इज रेड है. ये बुक कहाँ है अवेलेबल है सर? हाँ